बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के हवाले से। बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है अक्रॉस द ग्लोब, खासतौर पर चाइना के हवाले से, और अमेरिकन हेजमनी कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली चैलेंज होती जा रही है अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी वजह से अमेरिकन की नींदें हराम हो गई हैं। और ये जो अमेरिकन ये पूरी की पूरी जंग को घसीटना चाहते हैं रशिया के अंदर, यूक्रेन की, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि अमेरिकन इकोनॉमी की इस वक्त क्या कंडीशन है, अमेरिका किस तरह से पैसे के ऊपर पैसा छापता जा रहा है, जिसकी वजह से वो ये दिखाना चाहता है कि उसकी इकोनॉमी ग्रो करे, वो एक्चुअली में उसकी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। ये वो चीजें हैं जो अमेरिका क्यों छुपा रहा है पूरी दुनिया के साथ। और सबसे जो इंपॉर्टेंट डील हुई है वो जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की विजिट है सऊदी अरब के अंदर, ये कितनी बड़ी विजिट है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। अब जी, ये जो आपका ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो सारा का सारा कमांड कर रहा था अमेरिका, खास तौर पर जब सोवियत यूनियन का कलेप्स हुआ, क्योंकि बाइपोलर ऑर्डर था सोवियत यूनियन के टाइम के ऊपर। सोवियत यूनियन के बाद यूनिपोलर ऑर्डर हो गया, मतलब अमेरिका ही सारी की सारी पॉलिसी बना रहा था और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही थी, कोई भी उसको चैलेंज वगैरह नहीं कर रहा था। फिर जहां पर भी अमेरिका के अपने एसेट थे, यानी अमेरिका के ऐसे इंटरेस्टफुल कंट्रीज थे जो अमेरिका की पॉलिसी को टोक कर सकते थे, जो अमेरिका को लगता था कि ये मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से, तो अमेरिका उनके साथ ताल्लुकात बनाता था, बाकी किसी से भी ताल्लुकात वगैरह नहीं बनाता था। सो अमेरिका ने ग्लोबली देख लिया कि उसका जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर होगा वो होगा चाइना होगा। सो इसीलिए चाइना को रगड़ के रखना है, चाइना के खिलाफ सारी की सारी तैयारियां वगैरह पहले से ही कर लेनी है, क्योंकि जब क्लेश वगैरह आए तो चाइना को हम थोड़ा सा रगड़ के रख दे। चाइना को भी पता था कि इनके ज्यादा से ज्यादा ताल्लुकात खराब होंगे, वो अमेरिका के साथ खराब होंगे, इसीलिए चाइना ने भी स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दी, किसी भी कन्फ्रंटेशन वगैरह के अंदर नहीं आया। अमेरिका को लगा यार ये तो अपनी इकोनॉमी वगैरह बहुत ज्यादा तरक्की कर लेंगे और फिर इनको हमसे कन्फ्रंटेशन वगैरह करने की जरूरत भी नहीं आएगी, ये अल्टीमेटली सुपर पावर डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी बढ़ जाएगी। सो इनको किसी ना किसी तरह से रोकना पड़ेगा। अब इनको रोकने के लिए बड़े ड्रामे तराशे गए, मतलब बड़े बड़े बहाने करवाए गए। सबसे पहला तमाशा ये किया गया, ये 2001 के बाद की बात कर रहा हूँ, कि चाइना के अंदर लेबर लॉज वगैरह नहीं है। अब चाइना के लेबर लॉज वगैरह भी ठीक हो गए, चाइना के लेबर की इनकम वगैरह भी ठीक हो गई, तो ये तमाशा खत्म हो गया। उसके बाद हांगकांग के अंदर सारे के सारे प्रोटेस्ट वगैरह करवा दे गए, वहां पर डेमोक्रेसी की मूवमेंट चलाई, वहां पर मीडिया की आजादी की मूवमेंट चलाई, मतलब किसी न किसी तरह से चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरमाइन करने की कोशिश की, ताकि ये आपस में ही लड़ने लगे और इनको तरक्की वगैरह ना हो। इसी तरह से फिर ये भी बात नहीं चली तो तिब्बत का शोशा छोड़ दिया कि तिब्बत तो चाइना का हिस्सा ही नहीं है। फिर ये वाला तमाशा भी नहीं चला तो इन्होंने इंडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया कि इंडिया इनसे लड़ेगा। उसके बाद इन्होंने ताइवान को प्रमोट करना शुरू कर दिया, ताइवान डेमोक्रेसी है, चाइना डिक्टेटरशिप है, सो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का अलायंस वगैरह नहीं हो सकता, ताइवान के ऊपर चाइना का हक वगैरह हम नहीं मानेंगे। उस तरह के ड्रामे करना शुरू किया। हालांकि ये चाइना को जुबान दे चुके हैं निक्सन के टाइम के ऊपर, हेनरी किसिंजर के टाइम के ऊपर, कि हम कभी भी ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री वगैरह के तौर के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट करेंगे, लेकिन कंट्री नहीं मानेंगे। लेकिन सारे के सारे ताल्लुकात रखे हुए हैं और उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर के ऊपर ट्रीट करें, लेकिन पहले ये रिटर्न में दे चुके हैं कि हम इसको कभी भी इंडिपेंडेंट कंट्री वगैरह ट्रीट नहीं करेंगे। उसके बाद जापान के साथ हाथ मिलाकर ताल्लुकात वगैरह बढ़ाने की कोशिश की, ताकि जापान, ताइवान, इंडिया, ये सारे के सारे लोग इसको घेर सके। अच्छा, चाइनीज इकोनॉमी को भी डेंट डालना था अमेरिका ने, तो अमेरिका ने यह सोचा कि हम चाइना की इकोनॉमी का मेजर पोर्शन, यानी जो चाइना के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, इसको कम करने की कोशिश करते हैं। चाइना के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम करने के लिए इन्होंने एक तरह का ट्रांजिट पैसिफिक एग्रीमेंट वगैरह बनाया, जिसके मुताबिक आसियान के कंट्रीज यानी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इनके साथ अमेरिका ने डील की कि आपके यहाँ से जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होंगे वो हमें अपनी अमेरिका की मार्केट के अंदर बेचेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा लोन वगैरह देंगे, ताकि आप अपने यहाँ के ऊपर टेक्सटाइल मिले वगैरह लगाए और कॉटन और टेक्सटाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और वो हमारी मार्केट के अंदर भेजें, ताकि हम अमेरिकियों की रिलायंस चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम हो जाए। इस तरह का ड्रामा वगैरह मतलब है ना अमेरिका ने किया, बड़े रगड़े शगड़े लगाए, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि इनके मतलब है ना बहुत ज्यादा दाल वगैरह नहीं गली। चाइना की ताकत बढ़ती गई, जिसकी वजह से ये हुआ कि तिब्बत वाला मामला भी दब गया, जिसकी वजह से ये ट्रांस पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट वाली डील ये भी खड़प हो गई। ये ओबामा ने डील इजाद की थी, वो भी सारी की सारी खत्म हो गई, और ओबामा और जो बाइडेन साथ मिलकर काम कर रहे थे इस डील के ऊपर, वो भी सारी की सारी खत्म हो गई। उसके बाद इंडिया वाला मामला, तो इंडिया को ऐसे जूते पड़े गलवान के अंदर के इंडिया कभी भी यहाँ पर खड़ा नहीं होगा और इंडिया कभी भी लड़ने की कोशिश नहीं करेगा चाइना के साथ, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड का हिस्सा है चाइना के साथ। अगर चाइना रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड ना करे इंडिया को, तो इंडिया की जो मेडिसिन यानी फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है वो सारी की सारी ठप पड़ जाएगी। सो इंडियन फार्मास्यूटिकल चाइनीज रॉ मटेरियल के ऊपर ही चलती है। सो ये था अमेरिका का एक पॉलिसी फेल्यूर जो कि सबके सामने दिख रहा है। इसीलिए अमेरिका किसी ना किसी तरह से चाइना को किसी ना किसी मिलिट्री एंगेजमेंट में एंगेज करना चाहता है, प्रोवोक करना चाहता है, लेकिन चाइनीज भी बड़े पक्के खिलाड़ी हैं, वो बड़ी सफाई से वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव लॉन्च करके आराम से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते जा रहे, इकोनॉमी को फैलाते जा रहे, क्योंकि उनको पता है एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी जिसकी सबसे बड़ी होगी वही जीतेगा। इसी तरह से अब अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर डिजाइन थे। मिडिल ईस्ट के अंदर डिजाइन ये था कि सद्दाम हुसैन नहीं होना चाहिए, सद्दाम हुसैन इसराइल के लिए खतरा है। इसी तरह से बशार अल असद नहीं होना चाहिए, बशार अल असद इसराइल के लिए खतरा है। इसी तरह से इजिप्ट के अंदर मुर्सी नहीं होना चाहिए, मुर्सी भी इसराइल के लिए खतरा है। सो इसराइल की जो भी पॉलिसी होती थी वो अमेरिका टोक करता था।
है। जैसे इंडिया की जो भी पॉलिसी है साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका टोक करता है और पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करता है, इसी तरह से इसराइल की जो भी पॉलिसी होती थी अमेरिका के अंदर मिडिल ईस्ट के हवाले से वो अमेरिका टोक करता था और अरबों को दबाने की कोशिश करता था। सद्दाम को मरवा दिया, बशार अल असद के खिलाफ जंग करवा दी, मुर्सी को मरवा दिया, ये सारी की सारी पॉलिसी मतलब इसराइल को खुश करने के लिए। कर्नल कदाफी को मरवा दिया ताकि इसराइल थोड़ा सा फला फूला रहे। इसी तरह से लेबनान की हुकूमत के अंदर क्राइसिस खड़ा करवा दिया, इसी तरह से आपके जॉर्डन को दबा दिया। सो ये सारा का सारा तमाशा सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है या मिडिल ईस्ट के मुमालिक है, इन लोगों ने अमेरिका को फाइनेंस किया हुआ है। मतलब अमेरिका की जो कम्युनिस्ट के साथ टक्कर दी सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो कि 30 साल ज्यादा चली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस सोवियत यूनियन को कोलैप्स करवाने में अरबों के पैसों का बड़ा ज्यादा हाथ है। सोवियत यूनियन मुआशी तौर के ऊपर क्रश कर गया। इसका इल्जाम ठहरा दिया गया कि कम्युनिज्म की फिलोसफी गलत थी, कम्युनिस्ट लोग करप्ट थे वगैरह थे, उनके पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन थी, उनके यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, उनके यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं था, करप्शन बहुत ज्यादा थी, ये सब कुछ था। लेकिन ये वाला तमाशा यहाँ पर भी था, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर भी था। लेकिन यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट का ऑयल था और सऊदी अरब के मुमालिक की या मिडिल ईस्ट के मुमालिक का जो पैसा था वो ज्यादा से ज्यादा जाकर इन्वेस्ट हो रहा था वेस्टर्न मुमालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा था। सो ये मिडिल ईस्ट का जो पैसा है अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रो कर रहा था और अमेरिका अपने यहाँ पर मैसिव वेपन वगैरह प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से जो मिलिट्री थ्रेट था कम्युनिस्ट के सामने वो बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन ने भी अपनी मिलिट्री प्रोडक्शन बढ़ा दी और अल्टीमेटली वो अपनी इकोनॉमी को ड्रॉप कर गए, क्योंकि उनके पास कोई मिडिल ईस्ट जैसा अलाय वगैरह नहीं था जो उनकी इकोनॉमी को पैसे डालकर पंप करता और चलाता। फॉर इंस्टेंस जब अफगानिस्तान की जंग हो रही थी और कम्युनिस्ट आकर अफगानिस्तान के अंदर बैठ गए थे, तो मिडिल ईस्ट, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सारे के सारे मुसलमान मुमालिक ने मिलकर कम्युनिस्टों के साथ अफगानिस्तान के अंदर जंग की थी। वहां पर उसको जहादी बड़े पसंद आते थे, अब नहीं आते क्योंकि अब इनकी पॉलिसी टो नहीं करते। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था सऊदी अरब को कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करेंगे इस जंग के ऊपर तो हम भी $1 इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे तो हम भी $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। सो सऊदी अरब ने भी पैसे देना शुरू कर दिए, उतने ही पैसे अमेरिका ने देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर कम्युनिस्ट को बहुत बुरी शिकस्त हुई। सो इस तरह से मिडिल ईस्ट के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर जो बाइपोलर सिस्टम था यानी सोवियत यूनियन को तबाह किया गया और उसके बाद यूनिपोलर सिस्टम आया। यूनिपोलर सिस्टम आने के बाद 20 साल अमेरिका ने अपनी गुंडागर्दी की है पूरी दुनिया के ऊपर। मतलब जहां देखा वहां पर वो पॉलिसी बना दी, जिसको दबाना था, जिसको रगड़ा लगाना था, वो सब कुछ कर दिया। अब धीरे धीरे वर्ल्ड यूनिपोलर से बाइपोलर होती जा रही है, बाइपोलर के बाद लगता है कि मल्टीपोलर हो जाएगी वर्ल्ड। अब मल्टीपोलर होने की वजह से अमेरिका की जैसे दाल पहले गल रही थी वो वैसे नहीं गलेगी। अब तो आने वाले दिनों के अंदर सऊदी अरब ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी है अमेरिका को। अब ये आंखें कितनी देर तक दिखा के रखती है सऊदी गवर्नमेंट, ये देखना है। बहरहाल सऊदी गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि अब हम अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब मुझे लगता है कि अमेरिका अपने CIA के एसेट्स को वगैरह को निकालेगा और सऊदी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर यह देखना है कि मोहम्मद बिन सलमान इस पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन से बच सकते हैं या नहीं बच सकते, क्योंकि यहाँ पर अब ऑपरेशन रिजीम चेंज की तैयारियां वगैरह की जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब के प्रिंस ने अब कह दिया है कि अब हम वेस्टर्न मुमालिक के अंदर नहीं इन्वेस्ट करेंगे। यह बड़ा थ्रेट है। और अगर ओवर द नाइट सऊदी प्रिंस अपनी सारी की सारी दौलत वेस्टर्न मुमालिक से निकालना शुरू कर दे या मिडिल ईस्ट के तमाम तर अरब प्राइवेट और गवर्नमेंट के मुलाजिमीन सारे के सारे पैसे वेस्टर्न मुमालिक से निकालना शुरू कर दे और चाइना के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, ये यूरोपियन कंट्रीज खड़े खड़े भिखारी हो जाएंगे। मुझे जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई कहता है ना कि यूरोप के अंदर ये वो यहाँ पर अच्छी चीजें वो चीजें हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार इनको फाइनेंस किसने किया हुआ है। एक तो अफ्रीका के लोगों के मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए हैं, वहां पर डाके मारे हैं, वहां के मिनरल्स माइंस वगैरह सब कुछ लूट कर गए हैं। उसके बाद मिडिल ईस्ट के पैसे ने फाइनेंस किया। इन भिखारियों के पास है क्या? अगर ये लोग अपने पैसे निकालना शुरू कर दे तो ये भी एवरेज कंट्री बन जाएंगे। फिर देखते हैं कि ये कैसे इतने बड़े बड़े लेबर लॉज लगाते हैं, इतनी ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। अब थोड़ी सी जंग हुई है यूक्रेन के अंदर और रशिया ने इनकी गैस वगैरह बंद कर दी है। इसके बाद इन्होंने कहा आइडियोलॉजी वगैरह भाड़ में जाए, घरों को गर्म करने के लिए आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती, हमें गैस चाहिए, आइडियोलॉजिकल बैटल हम बाद में लड़ लेंगे, पहले हमें गैस लेनी चाहिए रशिया के अंदर से। सो थोड़ा सा प्रेशर आया, सारे मोरल उठ गए। और जब दूसरे मुल्कों के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर होता है, वहां पर भुखमरी होती है और उनके ऊपर क्या कहते हैं कि मोरालिटी अपनाओ, एथिकल बिहेवियर अपनाओ, ह्यूमन राइट्स फॉलो करो। और यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया, गैस वगैरह नहीं थी, सारी मोरालिटी उड़ गई। सारे के सारे बैठ गए थे कि रशिया के साथ बातचीत करते हैं। वो तो अमेरिका ने पूरी की पूरी गैस पाइपलाइन उड़ा दी, वरना ये बैठ चुके होते रशिया के अंदर कि हमें गैस दे दो, यूक्रेन जानो तुम जानो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ गैस दे दो। ये तो अमेरिका को पता था कि ये जाकर बैठ जाएंगे रशिया के साथ, इसीलिए अमेरिका ने गैस पाइपलाइन ही उड़ा दी। सो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि अमेरिका के दो बड़े पार्टनर है एशिया के अंदर। साउथ एशिया के अंदर इंडिया है। इंडिया जो पॉलिसी बनाएगा साउथ एशिया के ऊपर, अमेरिका उसको टोक करेगा। मतलब पाकिस्तान को दबा
दो, पाकिस्तान को ये कर दो, वो सारी की सारी पॉलिसी अमेरिका टो करेगा। इसराइल मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का एलाय, इसराइल जो पॉलिसी बताएगा अमेरिका को, मिडिल ईस्ट के ऊपर अमेरिका वो पॉलिसी टो करेगा। इन तमाम तर चीजों को देखते हुए सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमने आपके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, आप आगे नहीं बढ़े, अब हम चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं और चाइना के साथ $30 बिलियन के डील वगैरह साइन कर लिए। इस $30 बिलियन के अंदर क्या क्या साइन किया है? हम आपसे मिलिट्री इक्विपमेंट लेंगे, ये बड़ा धमाका था। मिलिट्री इक्विपमेंट सऊदी अरब कभी अमेरिका के अलावा किसी से लेता भी नहीं था और अमेरिका बड़ा महंगा मिलिट्री इक्विपमेंट सऊदी अरब को बेचता था और जिसकी वजह से इनकी जो लॉकहीड मार्टिन है, जो F-22 रैप्टर है, ये सारी की सारी फाइनेंस भी सऊदी अरब करता था और सऊदी अरब इनका सबसे बड़ा परचेजर हुआ करता था और घटिया क्वालिटी के वेपन बेचता था सऊदी अरब को, जिसके अंदर अच्छे एवियोनिक्स भी नहीं होते थे, अच्छे कम्युनिकेशन भी नहीं होते थे। ये सरासर मतलब धोखा करता था और इजराइल कहता था कि महंगे हथियार बेचो सऊदी अरब को ताकि पैसा बनाया जा सके और हथियारों की क्वालिटी भी खराब रखना, मतलब अच्छी क्वालिटी वाले मत देना वरना ये इसराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये भी देखना। ये मुनाफिकत करते थे और सऊदी बादशाह नशाई होते थे, बड़े अच्छे तरीके से मान लेते थे, भाई जो बेचोगे हम ले लेंगे। अब यहाँ पर सऊदी अरब ने कहा है कि अब हम चाइना के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाएंगे, चाइना से हथियार वगैरह लेंगे। ये जो चाइना के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अगर चाइनीज को सऊदी इन्वेस्टमेंट वगैरह मिल गई और सऊदियों ने चाइनीज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्च करना शुरू कर दिया तो चाइना तो पक्का का पक्का सुपर पावर बन जाएगा। ये अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अमेरिकन सारी की सारी टेक्नोलॉजी सऊदी की इन्वेस्टमेंट की वजह से तो बनी हुई है, थोड़ा बहुत उनका होगा लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा रोल तो मिडिल ईस्ट के पैसे का है। अगर आप देखें कि आज भी सबसे ज्यादा हथियार जो खरीदता है वो सऊदी अरब करता है। अगर आप आज भी स्टॉक होम्स की रिपोर्ट वगैरह निकाले तो एनुअल परचेजेस डिफेंस के हवाले से सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदे वो सऊदी अरब खरीदता है और तकरीबन 5-6 साल से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता आ रहा है सऊदी अरब। लेकिन इसके पास हथियारों की क्वालिटी नहीं है और ना ही अच्छे हथियार दिए जाते। इनको पता है क्या किया जाता है, इनके पैसे भी ले लिए जाते और इनको कहा जाता है कि हम हथियार आपको 3-4 साल बाद भिजवा देंगे, आपके यहाँ पर खराब हो जाएंगे, डस्ट है, डेजर्ट है, ये सही नहीं है, आपके यहाँ से दहशतगर्दों के हवाले हो सकते, मतलब पैसे भी इनके हड़प कर लिए जाते। अब जो नई लीडरशिप आई है मोहम्मद बिन सलमान के अंदर में, वो सारे के सारे मामला को रीस्टडी कर रही है, रीडिजाइन कर रही है। हालांकि मैं इसके नियम प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के अंदर इतना ज्यादा पैसा वगैरह नहीं लगाना चाहिए, ये बेवकूफी है। इनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, एक बास्केट के अंदर सारे के सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। ये मोहम्मद बिन सलमान की गलती है, लेकिन वो करना चाहता है तो कर ले, लेकिन ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर करने जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक करने जा रहा है। और अमेरिका के दिल के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने एक और छुरी चलाई है कि नियम प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो चाइना को दिए जाएंगे। अब ये यूरोपियन ममालिक जो सारे के सारे ठेके लेते थे अमेरिकन यहाँ पर सऊदियों से, जिनसे वो पैसे वगैरह बनाते थे, अगर ये चाइना ने ले लिया, $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है और 10 साल के अंदर बनना है, अगर इसके सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह चाइनीज ने ले लिए तो चाइना तो बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा, सऊदी अरब की भी इकोनॉमी तरक्की करेगी, चाइना की भी तरक्की करेगी। तो अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका तो इस वक्त फ्रांस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट छीनता फिर रहा है, किसी और मुल्क के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट छीनता फिर रहा है, यहाँ वहाँ हाथ पांव मारता फिर रहा है और बहुत जल्दी कॉलोनियस स्टेट भी बन जाएगा, मतलब दहशतगर्दी भी करना शुरू कर देगा अगर मुझे पैसे नहीं दोगे, मतलब भत्ता करने वाला है, मतलब इंटरनेशनली भत्ताखोरी करने वाला है अमेरिका आने वाले दिनों के अंदर। आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका की इकोनॉमी की हालत ये होने वाली है कि इंटरनेशनली अपनी मिलिट्री पावर के तौर के ऊपर पूरी दुनिया से भत्ता लेता फिरेगा, सबको कहेगा ये अमाउंट ऑफ मनी मुझे दो, अगर मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला वगैरह कर दूंगा। इस तरह के काम के ऊपर आ जाएगा आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका। मैं बताता हूँ ना क्यों आ जाएगा इस तरह के कामों के ऊपर। इसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, वजह यह है कि इसके पास लेबर वगैरह नहीं है और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो इन्होंने बढ़ चढ़कर कानून वगैरह बनाए थे और मैक्सिकन के ऊपर पाबंदी वगैरह लगाई थी, तो यहाँ पर लेबर वगैरह है ही नहीं, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करी। और रही सही जो भी इंडस्ट्री वगैरह थी उनके सारे के सारे मालिकान चाइना के अंदर बैठ गए। चाइना ने इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे दिया है बिजनेसमैनों को, सस्ती बिजली, सस्ती लेबर, सपोर्टिव कैपिटल, कम बातचीत करना, डायरेक्टली जाकर लगाओ, लेबर राइट्स के ऊपर थोड़ी सी कमी कर दी है चाइना ने, जिसकी वजह से सारी की सारी इंडस्ट्री यहाँ से उठकर चाइना के अंदर चली गई और बिजनेसमैन वहां पर ज्यादा प्रोडक्टिव है, ज्यादा पैसा बना रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना को भी फायदा हो रहा है और उन बिजनेसमैनों को भी फायदा हो रहा है। इसीलिए अमेरिका की मंजी ठुकी हुई है, इसीलिए अमेरिका पैसे प्रिंट करके अपनी इकोनॉमी के ऊपर लगा रहा है। अमेरिका ने कोरोना से लेकर अब तक $9 ट्रिलियन मनी प्रिंट किया है, ये अमेरिकन जीडीपी का 50% ऑलमोस्ट बनता है और ये सारा का सारा मनी उन्होंने अपनी जीडीपी के अंदर डाला है, जिसकी वजह से उन्होंने दिखाया कि हमारी जीडीपी $23 ट्रिलियन है। अगर ये मनी निकाल दिया जाए तो एनुअली $3 से $4 ट्रिलियन कम हो जाते हैं इसकी जीडीपी से, जिससे इसकी जीडीपी जाकर खड़ी होती है $20 ट्रिलियन के ऊपर। चाइना की जीडीपी है तकरीबन $17 से $18 ट्रिलियन। तो चाइना की जीडीपी आराम से सरपास कर जाएगी 2030 से पहले अमेरिकन जीडीपी को, और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कैसे उन्होंने अपनी जीडीपी को ग्रो करना है। ये वो चीज है जिसकी वजह से अमेरिका की मंजी ठुकी हुई है। और जब पूरी की पूरी दुनिया अमेरिका को
को डिच कर रही है, अमेरिका को छोड़ रही है, इंक्लूडिंग इंडिया भी अमेरिका की इतनी नहीं मान रहा। सऊदी अरब जो सबसे ज्यादा अमेरिका की मानता था वो भी इतनी नहीं मान रहा। पाकिस्तान को किसने कहा है कि अमेरिका के पीछे चलो? ये बिलावल की पार्टी, ये जो पीपल्स पार्टी है, इन्होंने कभी रिकैलकुलेट ही नहीं किया। ये क्यों अमेरिका के पीछे चल रहे हैं? और हमारे बेगैरत जनरल्स ये क्यों अमेरिका के पीछे पड़ गए? इनको पता है क्या है? इनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इन जनरलों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर कोई सीरियस अकाउंटेबिलिटी कभी जनरलों की हुई नहीं है, जिसकी वजह से $1 मिलियन $2 मिलियन के ऊपर ये जनरल्स बिकते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर। पाकिस्तानी जनरलों की तो मतलब बोली लगती है अमेरिका के अंदर। $1 बिलियन के अंदर एक जनरल, $2 बिलियन के अंदर 2 जनरल और $100 बिलियन के अंदर पूरी कोर कमांडर। सो इन बेशर्मों को लगाम डालनी पड़ेगी हम पाकिस्तानियों को, ताकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू कर सके। हमारा इंटरेस्ट इस वक्त चाइना के साथ है, सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ है, सऊदी अरब के साथ है। अगर हमने ये सारे के सारे काम कर लिए, मतलब चाइना से भी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर ली, सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ा लिए, अफगानिस्तान के मामलात को ठीक कर लिए, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट बुला ली, गवादर को डेवलप कर लिया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लिए, तो इंडिया की तो हम मंजी ठोक देंगे। ये अमेरिका क्या चीज होता है? अमेरिका तो उस टाइम के ऊपर आउटडेटेड हो चुका होगा। अमेरिका की तो इतनी ज्यादा हैसियत ही नहीं होगी, हम खुद में ही इतने पावरफुल बन चुके होंगे। सो हम इंडिया की तो मंजी ठोक देंगे। ये वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन लानत पड़े इन जनरलों के ऊपर, इनको कभी भी अकल नहीं आएगी। इन बेवकूफों ने हमारी इतनी बार मंजी ठुकवाई है, ऐसा काम किया है हमारे साथ, और सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि यार तुम्हें अगर एक स्टेट अकाउंटेबल नहीं करा तो तुम खुद सेल्फ रियलाइज करो, तुम खुद ही अपने अंदर शर्म महसूस करो कि इतने ब्लंडर करके गया है जनरल बाजवा, इसको पकड़ के जूते लगाते हैं कि ये तुम क्या करने जा रहे थे पाकिस्तान के साथ, ओवर द नाइट पॉलिसी चेंज करने जा रहे थे। ये सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं है इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से तो हमारा ये हाल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। सो हमें बहुत ही ब्रॉड टर्म्स के ऊपर सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा। इमरान खान की गवर्नमेंट को भी बड़े आराम से, बड़े ब्रॉड टर्म्स के ऊपर, बड़े स्ट्रेटेजिक विजन के साथ सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे चलाना है पाकिस्तान को। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। अब ये इमरान खान के विजन के ऊपर डिपेंड करता है, इमरान खान की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे कैपिटलाइज करता है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।